जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? आप लोग बताएं सभी, आप लोग क्या अच्छे से हैं? आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है? वर्ग 10 के चैप्टर नंबर 6.1 के जो थ्योरम है ना, 6.1 जो प्रमेय है उसको हम लोग आज साबित करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। ये बहुत से लड़कों के मैं बात करूं, जो हम लोग का जो वीडियो था उसमें बहुत से लड़के कमेंट भी किए हैं कि सर जो पिछला थ्योरम है उसको लाने के लिए, तो मैं उसको देखकर आप लोग का हर एक थ्योरी को मैं करवाने वाला हूं मेरे भाई। और बहुत से लड़के इस थ्योरी से डरते हैं, ठीक है। जो आप देख रहे हैं पीछे जो लिखा हुआ है प्रमेय 6.1, इसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसी को बोलते हैं बीपीटी, इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। ये तीनों नाम से प्रसिद्ध है। बीपीटी बोला, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोलिए या थेल्स प्रमेय बोलिए, ये तीनों के तीनों इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये बहुत हार्ड लगता है और 5 नंबर आपको यहाँ से मैट्रिक एग्जाम में आपको देखने के मिलते हैं। तो आप चाहते हैं कि 5 नंबर आपको मिले, तो मेरे भाई शुरू से अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें। आपको इतना अच्छे से करवाएंगे कि आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है। आप शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए ये जो आप प्रमेय देख रहे हैं ना, ये बात करें ये बहुत ही खास है मैट्रिक एग्जाम में। तो कुछ जो कंसेप्ट होंगे, मैं आपको कुछ फार्मूला देने वाला हूं, उस ट्रिक मतलब कुछ मैं ट्रिक देने वाला हूं, उस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लड़के के सफर 0 से अगर नहीं आता है ज्योमेट्री, तो मेरे पहले जो वीडियो बनाया गया है उस क्लास को आप जाकर करें। वो शुरू से अंत तक आपको बनाया गया है कि समरूपता आकृति क्या होती है, समता आकृति क्या होती है, समरूप त्रिभुज क्या होता है, समानुपातिक आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होता है, यानी बीपीटी जो सिद्ध हो रहा है उसको बताया गया है उसमें क्या होता है। प्लस में इसके बाद इसका प्रमेय जो विलोम होता है वो भी बता दिया गया है। तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिए, वहां से इंट्रो करवाया गया है। और आज इस क्लास में आपको इसका प्रूफ मैं देने वाला हूं मेरे भाई। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद इधर आइएगा। तो मैं शुरू से अंत तक प्रमेय मतलब चैप्टर नंबर 6 को करने वाला हूं आपको इस क्लास में, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद मैं बता दूं कि ये जैसे ही 6 हम लोग का खत्म होगा, तो मैं आप लोगों के लिए बात करें चैप्टर नंबर 8 जो है ना, आप लोगों में से बहुत से बालक बोले हैं कि 8 चैप्टर को करवाइए। तो उसमें 8 चैप्टर में से 8 पॉइंट जो 4 है वो साबित करने वाला, वही मैं आप लोगों के बीच लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग शुरू से अंत तक आप लोग मतलब कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे भाई बने रहें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नंबर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो आप देख रहे हैं ऑल बटन पर टिप कीजिए और आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके बीच आने लगेगा, तो आप उसको जाकर ऑन कर लीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं आज के प्रमेय 6.1 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखिए। जो किताब का जो आपका प्रमेय 6 पॉइंट है वही मैं आपको लिख दिया हूं ताकि आपको समझ में आ पाए। देखिए लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये कहा जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको मॉडिफाई करके मैं आपको इसी प्रमेय को छोटे से मैं बोल रहा हूं, आप समझिए। और यही एग्जाम में कितने बार आया हुआ है और वहां पर समझिए। ये तो आपका एनसीईआरटी बुक जो है ना, ये इतना लंबा करके दिखाया गया है। अब देखिए थेल्स प्रमेय के बारे में आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये थेल्स प्रमेय है, बीपीटी बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इसी को बोलते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड इसके अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसी को थेल्स प्रमेय बोलते हैं, इसी को बीपीटी बोलते हैं, इसी को आधारभूत समानुपातिकता कहते हैं। तीनों नाम से प्रसिद्ध है ये प्रमेय 6.1। तो आप लोग अच्छे से बने रहे, मैं इसको प्रूफ करने वाला हूं मेरे भाई। तो समझिए सबसे पहले नंबर क्या बोला गया है, किताब आप देखिएगा प्रमेय में बोला है कि सिद्ध करना है आपको कि किसी त्रिभुज की तो आप यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको साबित किया जाएगा ये आपका है त्रिभुज, ठीक है। आपको यहां पर दिखाया गया है ये त्रिभुज है। आप इसको समझिए, यहां से आपको हर एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। अच्छे से आप समझ कर जाइएगा, इतना मैं विश्वास से बोल रहा हूं कि आपको हर एक टॉपिक अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहले नंबर ए हो गया, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब बोल रहा है थेल्स क्या होता है ना, ये बोल रहा है कि यदि किसी तीसरी भुजा, अगर इसको 1 मानते हैं ये 2, तो ये तीसरा बन जाएगा।
अगर आप इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो आपको तीसरा बन जाएगा। यदि आप इसको 1 मानते हैं, 2 तो तीसरा बनेगा। इस तरीके से इसको 1, इसको 2, इसको तीसरा। तो मान लीजिए किसी को आप तीसरी भुजा मान लीजिए, तो देखिए, और इसके समानांतर रेखा खींचते हैं हम, तो BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, तो BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, इसका नाम हो जाएगा D और इसका नाम हो जाएगा E हो गया। BC समांतर कब चीज हो गया? D, क्योंकि बोला है कि एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं एक भुजा है, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो जो इसके समांतर जो खींची गई रेखा खंड है ना, इसको अन्य दो कह रहा है कि अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात का, कि ये AD बाई BD और AE बाई EC करना है। तो यहां पर लिखा जाएगा, देखिए सबसे पहले नंबर हमको सिद्ध क्या करना है वो आप देख लीजिए। यहां पर आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है AD बाई BD बराबर AE बाई EC को करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब आपको यहां पर कुछ कुछ करना पड़ेगा। आप देखिए दिया हुआ है, यहां से आप देख सकते हैं, दिया है, आप देखिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में अब दिया है BC समांतर DE। आपको यह दे दिया है त्रिभुज ABC दिया हुआ, उसमें BC समांतर कौची दिया हुआ है? DE दिया हुआ है। अब यहां से देखिएगा कि सिद्ध करना है AD बाई BD बराबर AE बाई EC। तो आपको बनाना है, आपको प्रूफ करना है AD बाई BD और AE बाई EC को प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा इसमें रचना करना पड़ेगा, वो रचना करवाया जाएगा। तो आप यहां देखिएगा, रचना में होगा कि रचना में देखिए कुछ नहीं करना, रचना आपको कहा कि इसको D को C से मिलाना है, B को E से मिला देना है। ठीक है, D को C से मिलाएंगे, B को E से मिला देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो AB देख रहे हैं भुजा ना, AB भुजा पर इस शीर्ष E से एक लंब खींचना है। इस प्रकार से मान लीजिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम लंब खींच रहे हैं। ये ध्यान दीजिए, लंब खींचा गया है। इसका नाम रख लीजिएगा, मान लीजिए इसका नाम रख लीजिए M। अब दूसरा नंबर AC पर एक मतलब भुजा पर लंब खींचिए और इसका नाम कर दिया जाएगा N। कुछ नहीं किया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर ये त्रिभुज ABC देख रहे हैं, ABC में BC समांतर DE है, BC समांतर DE है। रचना में हम क्या किया गया है, इसमें रचना में मैं क्या किया हूं, B को E से, D को का से C से मिला दिया गया। उसके बाद AB पर एक लंब खींचा गया है, तो AB पर एक लंब खींचे ME और AC पर एक लंब खींचे कौची DN खींचा गया है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि यहां से आपको लिखना पड़ेगा कि देखिए ध्यान से कि B को E से तथा D को C से मिलाया, ME लंब का हो जाएगा AB तथा DN लंब का हो जाएगा AC खींचा। आप देखिएगा यहां से ये हो गया आपका रचना हो गया। रचना में आप देखिएगा B को E से मिला दिया, C को D से मिला दिया, DN लंब AC हो गया, EM लंब का हो गया AB हो जाएगा मेरे भाई इतना। अब आपको यहां पर रचना क्यों किया गया, तो आप देखिएगा कि AD बाई BD लाना है, AE बाई EC लाना है। कोई भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आखिर करना सिद्ध क्या करना है। तो देखिएगा तो यही सिद्ध करना है। आप इसको फिगर में देखिए कहां पर ये दिया हुआ है, तो देखिएगा तो AD दिया हुआ है, एक ट्रायंगल में दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल के लिए हम लोग का देखिए रचना इसलिए करते हैं कि बिना रचना को हो नहीं पाएगा। तो ये त्रिभुज आप देख रहे होंगे ADE, इसमें लंब खींचने से ये 1 देखिए ये आधार बन गया, क्योंकि लंब है तो लंब किस पर होता है, आधार पर ही होता है। तो AD हो जाएगा आधार, ME हो जाएगा इसका लंब। तो एक ट्रायंगल यहां से एक हम लोग का समीकरण बन जाएगा। दूसरा नंबर देखिए BD लाना है, तो यहां से आपको करना पड़ेगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा ये एरिया के लिए। तो ये इस पर ही ना लंब है, तो ये आप ये त्रिभुज ले लेंगे दोनों त्रिभुजों को, तो आपको AD और BD आ जाएगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। फिलहाल में रचना क्यों किया जाता है, तो रचना को इस मतलब के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उसकी जो आवश्यकताएं होती है उसको कंप्लीट करने के लिए रचना हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग का सिद्ध करने में आसानी हो पाए।
तो आप आगे देखिएगा, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं हम लोग, प्रमाण लेकर चलते हैं, और प्रमाण से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बात बताने वाला हूं, आप उसको देखिए। अगर बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए, तो आपको आना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको आना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, या शीर्षलम इसको आप बोल सकते हैं। आप देखिए आधार और ऊंचाई में आप देख समझिएगा। मान लीजिए कि आपका एक रेखा है, अगर इस पर एक हम लंब खींचते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका आधार बन जाएगा, और जो आप ये देख रहे हैं ऊंचाई, इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, शीर्षलम बोलते हैं। वो क्यों इस प्रकार से, तो आप इसी को क्या बोल दीजिएगा, तो मेरे भाई आप इसको बोलेंगे ऊंचाई। अगर आपका ट्रायंगल इस प्रकार से बना हुआ है और इस तरीके से बना हुआ है, तो ऊंचाई इसका यहां से ये है, यहां से यहां तक इसकी हाइट हो जाती है त्रिभुज की। तो आप समझिएगा, आगे कंसेप्ट लगने वाला है। फिलहाल आप इसको देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। नंबर आपका ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे इसको समझ रहे हैं। थेल्स पर में, पीपीटी, आधारभूत समवर्तिता पर में, इसको तीनों में से कुछ भी कहें, आपको 5 नंबर आने वाला है। इसका एक विलोम है पर में 6.2, उसको भी साबित हो किया जाएगा। आप अच्छे से समझिए इसको। देखिए अब हम लोग लेकर क्या करना है मेरे भाई, इसमें 2 त्रिभुजों को लेकर चलना है। एरिया, पहले नंबर बात करें त्रिभुज। देखिए पहला क्वेश्चन आएगा कि आखिर आपको उठाना क्या। क्वेश्चन यहां से उठे, ये मतलब होना चाहिए कि आखिर ये जो साबित हो रहा है, तो आखिर हम लोग कैसे करेंगे। अभी तो आप समझ रहे हैं, तो आपको अभी माइंड में चल रहा है, बाद में कुछ देर बाद जाकर आप भूल जाइएगा इसको, तो आपका नंबर तो हट जाएगा। मेरे भाई दिमाग में रखना है कि आखिर क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझिए। तो देखिए ध्यान से, जब हमको जिस चीज को सिद्ध करना होता है उसको हम लोग पकड़ते हैं। एडी बाई बीडी देख रहे हैं, आप सोचिए एडी बाई बीडी, ए बाई ईसी किस किस ट्रायंगल में है, आप उस ट्रायंगल को ले लीजिए। पहला कदम यही, यानी आपको एडी लाना है और बीडी लाना है। तो सोचिए कि एडी और बीडी किस में है, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहां से ले चल रहे हैं एडीई, एडीई में आपको एडी आ जाएगा, और जो बीडी देखिएगा तो बीडी, अब यहां पे बीडीई, आपको इसमें बीडी आ जाएगा। अब सोचिएगा ये ट्रायंगल लीजिएगा तो इसमें बीडी थोड़ा ना आएगा, देखिए तो डीईसी में बीडी नहीं आएगा। तो आपको एडीई, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल ई वाला लेना पड़ेगा, यहां से ई वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एडीई आप देख रहे होंगे। दूसरा नंबर आपको ये लेना पड़ेगा, बीडीई लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इसी में है। तो कुछ नहीं करना है, आपको जानना होगा कि मेरे भाई लेते क्यों है, कैसे हम लोग करेंगे। तो समझिए ध्यान से, फिर से बोल रहे हैं क्यों आखिर लेते हैं, करते कैसे हैं। तो आप यहां पर काम कीजिए। देखिए प्रमाण में लेने से पहले नंबर आपको लेना है त्रिभुज एडीई। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, अगर यहां से एडीई का क्षेत्रफल बाटा में आपको लेना है त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल आपको यहां से लेना है। इसको आप एरिया ऑफ एडीई बोल सकते हैं, एरिया ऑफ बीडीई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पर डिपेंड कर रहा है किस तरीके से लिख रहे हैं। अब देखिए एडीई का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए यहां पर पहले से लिख दिया गया है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई बता दिया गया है। तो आप बताइए कि एडीई में क्षेत्रफल में क्या होता है। तो फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, 1/2 आधार क्या होगा मेरे भाई। तो आपको बताया गया था शुरुआत में ही कि इस त्रिभुज में अगर ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि शीर्षलम है तो ये ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई जिस पर होता है उसी को आधार बोलते हैं। तो यहां पर एडीई देख रहे हैं, एडी पर हमको एमी एडी पर लंब एमी है, तो आपका आधार का हो जाएगा, तो एडी हो जाएगा। तो आप यहां लिखिएगा आधार एडी। आपका ऊंचाई क्या होता है, तो ऊंचाई आपको जानकारी होना चाहिए कि ऊंचाई आपका देखिए एमी है, ठीक है ना, ऊंचाई सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां बात करें किसी भी त्रिभुज में, यहां पर ये त्रिभुज ले लीजिए, चाहे यहां से यहां ले लीजिए, कोई त्रिभुज आपका ऊंचाई सेम हो जाएगा, ये दोनों का दोनों। अब पूरा भी लेते हैं तो वो यही होगा, यहां से लेते हैं तो वो यही होगा, यहां से लेते हैं तो यही होगा। तो ऊंचाई तो आपका एमी हो जाएगा, तो यहां ऊंचाई डालेंगे एमई। क्लियर हुआ। अब बीडीई का क्षेत्रफल देखिए, तो बीडीई यहां से यहां बीडीई है, ये बीडीई है, तो बीडीई में देखिएगा तो इसकी ऊंचाई कहां पर है मेरे भाई, तो देखिए ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगर बात करें इस प्रकार से हम त्रिभुज रखते हैं, कोई भी त्रिभुज यहां से यहां इसे रखा जाए,
अब पूछेंगे इसकी हाइट क्या होगी, तो इसकी हाइट क्या करिएगा आप, तो खाली यही हाइट हो सकता है, तो ये भी हाइट हो सकता है, यहां पर भी हम लोग हाइट कर सकते हैं, क्योंकि कितनी लंबाई इसकी है ये भी तो हाइट हो सकती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि त्रिभुज के अंदर ही हाइट होती है। हाइट यहां पर देखिएगा बीडीई में, तो बीडीई में देखिएगा ये आखिर ये हमारा इसका कौची हो जाएगा, आधार है, तो इस पर ही ये देखिएगा शीर्ष से मिला हुआ यहां से, तो ये आप देख रहे हैं ये इसकी क्या हो जाएगी, आधार, क्योंकि ऊंचाई है तो जिस पर डिपेंड होता है वही आधार होता है इसका, तो इसका आधार क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप देखिएगा इस त्रिभुज का आधार हमारा क्या होगा, बीडी कहलाएगा। तो फॉर्मूला 1/2 आई हो जाएगा बीडी, आई इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो एमी इसकी हाइट हो जाएगी, एमी ही इसकी ऊंचाई है। यहां से आप देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, एमी से एमी कैंसिल, आपका आ गया एडी बाई आपका आ गया बीडी आ गया। समीकरण फर्स्ट आपको यहां से कर देना है, कुछ नहीं किया गया है, दोनों त्रिभुजों को आपको लेना है क्षेत्रफल और यहां पर आप एडी बाई बीडी को कर देंगे। अगला नंबर आपको ध्यान देना है कि जब एडी बाई बीडी आ गया तो आपको एक बात समझना है यहां पर कि देखिए ध्यान से, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला यहां से हम लोग का, तो ये देखिए दोनों त्रिभुज बना हुआ है यहां पर। अब थोड़ा सा समझिएगा कि ये तो बड़ा वाला त्रिभुज है और ये त्रिभुज हम लोग का, इसमें अगला नंबर हम लोग का लाना है ए बाई ईसी लाना है। आपको ए बाई ईसी लाने से आपको कौन सा ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा, तो ए के लिए आपको ध्यान से देखिए ए डी ई, इसमें आ रहा है तो आपका एक मतलब त्रिभुज होना चाहिए ए डी ई। दूसरा नंबर आपको देखना है ईसी लाने के लिए आपको ये त्रिभुज वाला लेना पड़ेगा जो इसमें भी आ जाए। तो आप देखिएगा ये यहां से लीजिए और यहां से कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है समझिए, यहां से हम लोग लेके चलेंगे यहां पर पुनः इसी प्रकार लेके चलिएगा। अब यहां से त्रिभुज ए डी ई, फिर लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ए डी ई लिख सकते हैं। दूसरा नंबर आप देखिए ये लाना है किस में है, तो ये है डीईसी में है, देखिएगा तो डीईसी लेना है, तो आपको लेना है त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल लेना है, डीईसी का क्षेत्रफल। अब बताइए एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एडीई का क्षेत्रफल इसकी हाइट है तो ये आधार हो जाएगी, और इसमें जो आप देख रहे होंगे यहां से यहां तक इस त्रिभुज में ये आपका आधार है, तो इसी के आगे में आपका ऊंचाई है, तो इसकी ये ऊंचाई दोनों की ऊंचाई सेम हो जाएगी और ये इसका आधार हो जाएगा। तो बीडी देखिए 1/2 इसका हो गया, आधार क्या हो जाएगा मेरे भाई एडीई का, तो ए हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, तो ऊंचाई डीएन हो जाएगा। अब बाटा के बाटा देख रहे हैं, अब डीईसी का क्षेत्रफल बताइए, डीईसी का क्षेत्रफल, तो डीईसी का क्षेत्रफल देखिएगा तो ये हो जाएगा आधार, आई हो जाएगा इसकी ऊंचाई, तो फॉर्मूला हो गया 1/2, आधार आप देख रहे हैं तो आधार हो जाएगा ईसी और इसकी ऊंचाई हो जाएगी डीएन हो जाएगा। 1/2 से 1/2 डीएन से डीएन कैंसिल, आपका आ गया एई बाई आ गया ईसी। अब ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है यहां तक आपको है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल हो गया। या आप दोनों समीकरणों को देखिए, अब आपको दोनों समीकरणों से लेकर आपको इसका मान करना है क्या। अब सुनिए ध्यान से, अब देखिएगा एडी बाई एडीई बाई बीडी आ रहा है, एडी बाई डीईसी आ रहा है, ये आ रहा है। अगर हम किसी तरीके से यहां पर बीडीई है यहां पर भी बीडीई कर दें तो दोनों त्रिभुजों को हम दिखाकर हम दोनों का मान एक दूसरे में रखकर हम लोग निकाल सकते हैं एडी बाई बीडी और एई बाई ईसी। लेकिन बात करें यहां पर एडी बाई बीडी आ रहा है लेकिन यहां पर बीडीई नहीं है, तो किसी भी तरीके से क्यों ना हम यहां पर बीडीई कर दें और इसको हम क्या कर दें, दिखा दे, दोनों को मानों को रख दिया जाए, समीकरण 1 में 2 का मान रख दे, हम लोग आराम से निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर देखिए ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ये इसका नाम हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, डीईसी त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। रीजन क्यों बराबर होंगे तो आप समझिए, यहां पर बराबर इसलिए होगा कि यदि किसी त्रिभुज की अगर बात करें, दो त्रिभुज और दोनों का आधार सेम हो
तो दोनों का एरिया बराबर होता है, उस पर कितने भी क्यों ना त्रिभुज बना हुआ है, दोनों का आधार सेम होना चाहिए। एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BDE यहां पर हम लिख दिए हैं, और ये क्यों लिखा गया है तो आप समझिए यहां से ध्यान से। अब यहां पर लिख रहे हैं यदि दो त्रिभुज के आधार एक ही हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है इस तरीके से। DEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BDE दोनों क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर जो दो त्रिभुज बना है, 3 त्रिभुज बना है, 4 त्रिभुज बना है, लेकिन उसका आधार सेम है, तो उस जितने भी त्रिभुज बने हैं ना, सबका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए यहां पर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BDE कर दिया गया। देखिए एक बात समझिए, यहां पर अगर बात करें, यहां पर आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, मान लीजिए आप एक त्रिभुज बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है, यहां से त्रिभुज, और ये दोनों का आधार सेम हो, यहां से देखिए दोनों का अगर बात करें आधार सेम हो, तो ये दोनों का एरिया जो देख रहे हैं ना, ये पूरा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों का एरिया अगर बराबर, अगर दोनों का आधार एक ही है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर बात करें यहां से, इसकी एरिया 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भी एरिया जो होगी ना, इसकी भी 6 सेंटीमीटर ही स्क्वायर होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही आधार पर दो त्रिभुजे हो, एक ही आधार पर 2 या 3 4 मतलब कितने भी त्रिभुज हो, अब सबका सब आधार सेम हो, तो जितने भी त्रिभुज होते हैं उसका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ DEC बराबर एरिया ऑफ BDE देख लिए, दोनों के दोनों बराबर हो गया। और जब ये बराबर हो गया तो DEC की जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं, तो BDE ले सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है, अब यहां पर ले चलेंगे, अब लिखा हुआ है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज, देखिए DEC की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, DEC की जगह पर क्या लिखेंगे, BD, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है, तो DEC की जगह पर क्या ले लेंगे, BD। तो त्रिभुज क्या हो गया, BDE का क्षेत्रफल यहां पर, अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये दोनों का क्षेत्रफल तो वही होगा, AE बाई क्या लिख लेंगे, EC, इसको समीकरण क्या कर दिया जाएगा, 3rd कर दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर आप चलिए, समीकरण एक और 3 से, यानी समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है आप देखिएगा, तो समीकरण 1 ये है, देख रहे हैं ना, तो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ BDE का क्षेत्रफल। अब यहां पर भी देख लीजिए, एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल एरिया ऑफ BDE का क्षेत्रफल। अब ये मान इस मान की जगह पर रखेंगे तो AE बाई क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। आप समझिए यहां पर, अगर यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर कितना आया था, AD बाई ये हो जाएगा BD। देखिए हिंदी में आपको लिखा हुआ है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, हम कर दें एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में BDE का क्षेत्रफल। अब देखिए ADE का क्षेत्रफल बटा में BDE का क्षेत्रफल पर क्या लिखा हुआ है, इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, AE बटा EC रखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे AE बाई EC बराबर AD बाई BD। आप इसी को देखिएगा, इसी को प्रूव करना था हम लोग का, AD बाई BD बराबर AE बाई EC। यहां पर देख लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे से AD बाई BD बराबर AE बाई क्या करना है, EC। इस तरीके से हम लोग का ये प्रूव हो गया। तो भारी नहीं है, इसको एक बार समझिए, एक बार बनाइए, आपको इजी लगने वाला है। इसके लिए ट्रिक, अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ, मतलब ट्रिक क्या है कि देखिए ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल 1/2, ये तो आता ही आता है। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला उठाकर डाल दीजिए यहां पर, और देखिए ध्यान से, जो इसकी ऊंचाई है, दोनों का ऊंचाई, इसमें इधर का पहला का ME ले लेना है,
दूसरा नंबर BDE का क्षेत्रफल लेना है 1/2 और नीचे में जो है तवना को डाल देना है यहाँ पर और दोनों का ऊंचाई सेम कर लेना है, दोनों का काट देंगे, इससे ही कटेगा, इससे ही कटता है, AD/BD आ जाएगा। अगला नंबर ADE का क्षेत्रफल बटा में DEC का क्षेत्रफल। क्वेश्चन दिमाग में रहे कि ADE क्यों आ रहा है, तो ADE में देखिए ध्यान से, ADE में हम लोग यहाँ पर ध्यान दें कि AE किसमें है, जो जिसमें AE होगा उसी को लेना पड़ेगा। तो AE देखिएगा भुजा त्रिभुज ADE में आएगा, तो हम लोग का इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा ADE का क्षेत्रफल। फिर देखिएगा इसी किसमें है, तो इसी इसमें आ रहा है, देखिए ध्यान से DEC का क्षेत्रफल, तो DEC का क्षेत्रफल में देखिए इसी आ गया, AE आ गया, कट पीट कर यहां से आ गया। अब हम लोग का अगला काम क्या है, दोनों का दोनों मिल गया, समीकरण 1 में 2 का मान रखेंगे तो दोनों निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है DEC है, यहाँ पर BDE है, दोनों अलग अलग है, तो किसी भी तरीका से DEC को हम लोग BDE बनाना है तो ध्यान दीजिएगा DEC बराबर BDE का क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों का देख रहे हैं आधार क्या है, सेम है। अगर बात करें किसी त्रिभुज का आधार सेम हो और उसमें दो बने हुए हो, दोनों का दोनों आधार सेम हो, तो सबका क्षेत्रफल बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग इस थ्योरी को मतलब साबित कर दिए और ये यहां से एग्जाम में 5 नंबर आपको मतलब पक्का मिलने ही मिलने वाला है, अगर अच्छा से आप पढ़ लिए तो मेरे भाई अच्छे से आप इस तैयारी मतलब इस प्रमेय को अच्छे से समझिए और देखिए। उसके बाद हम लोगों का अगला जो क्लास होने वाला है प्रमेय 6.2 हम लोग समझने वाले हैं। तब तक इस मतलब क्लास को अच्छे से एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको मतलब एग्जाम में 5 नंबर पूर्ण रूप से मिलने वाला है, थेल्स प्रमेय है। तब तक आज के लिए हम लोग इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए नमस्कार।